तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिलके आईएएस एकेडमी में। हम लोग साइंस को कंटिन्यू किए हुए हैं और साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बॉटनी पे अध्ययन कर रहे हैं। वनस्पति विज्ञान को हम लोगों ने शुरू किया है। वनस्पति विज्ञान का जो पिछला लेक्चर रहा, जो फर्स्ट लेक्चर था बॉटनी का, प्लांट किंगडम का, वहाँ हम लोगों ने प्लांट किंगडम को एक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश किया कि हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। उसको अलग अलग भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया और अभी हम लोग बैक्टीरिया पे अध्ययन कर रहे हैं। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया भी क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है और ऐसा पौधा होता है जो एक कोशिकी होता है, जो नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता और प्रोकैरियोटिक होता है। यानी उसकी जो कोशिकाएँ होती है, सेल्स होती हैं, वो प्रोकैरियोट्स होती है, पूरी तरीके से विकसित कोशिका नहीं होती है। तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। 3-4 बातें हम लोगों ने समझ लिया था कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया, इसका नामकरण कब हुआ, किसने किया इसका नामकरण। फिर हम लोगों ने देखा, यह भी पता लगा लिया गया कि कई सारे रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। फिर आगे चल करके यह भी पता लगा लिया जाता है कि विशेष रोग विशेष बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जिसमें रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एहरनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों का नाम शामिल होता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो है कि रॉबर्ट कोच को 1905 का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अलग अलग रोगों में बैक्टीरिया के कारण को पता लगा लिया कि इस रोग का कारण ये बैक्टीरिया है और इस रोग का कारण ये बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार हम लोग बैक्टीरिया के अध्ययन को कंटिन्यू किए हुए। जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैंने छोड़ा था, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर भी पहली बार रॉबर्ट कोच ने ही किया था और इन्हीं सब योगदानों के लिए उन्हें 1905 का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो बैक्टीरिया को लेकर के जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, खासतौर से जो सूक्ष्म जीवी हैं उनको लेकर के आगे पढ़ेंगे, तो दो चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। एक आएगा कल्चर क्या होता है और दूसरा आता है स्टेन क्या होता है, अभिरंजन, या उसे स्टेनिंग भी बोलते हैं, अभिरंजित भी बोला जाता है। तो कल्चर और स्टेन को आज हम लोग समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे बैक्टीरिया की तरफ। अभी बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। बैक्टीरिया की विशेषताएँ क्या है, फिर बैक्टीरिया जो कोशिका है उसके सेल्स के क्या स्ट्रक्चर है, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें जन्म कैसे होता है, इसका किस प्रकार से ये अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। आगे चल करके इसके लिए भी 1958 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब देखेंगे हम लोग कि किस वजह से दिया गया था, उन्होंने कौन से चीज़ों की खोज की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना है। तो मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 लेक्चर हम लोग बैक्टीरिया को लेकर के फुल्ली डिस्कशन कर पाएंगे, कंप्लीट डिस्कशन कर पाएंगे, तब जा कर के हम लोगों का क्वेश्चंस कवर हो पाएगा, चाहे यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कल्चर और स्टेन से शुरू करते हैं। कल्चर को हिंदी में बोला जाता है संवर्धन बोला जाता है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल कल्चर जो किया गया रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया, मैंने पिछले लेक्चर में शायद लिखवाए थे, इसे आप लोग लिखिएगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिफिशियल कल्चर। आर्टिफिशियल कल्चर, ये कल्चर सभ्यता वाला कल्चर नहीं है, इसे बोलते हैं कृत्रिम संवर्धन। कृत्रिम संवर्धन कहने का मतलब ये जो कल्चर है हिस्ट्री वाला कल्चर नहीं है ना। इतिहास में जो हम कल्चर की बात करते हैं, सभ्यता और संस्कृति, वो वाला कल्चर नहीं है। यहाँ पे एक अलग तरीके कल्चर है। इसी को बोला जाता है कल्चर मीडिया भी कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को बोल दिया जाता है कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया भी कह दिया जाता है। एक्चुअल में कल्चर मीडिया क्या है, जब सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम वातावरण प्रदान करके उनकी संख्या में वृद्धि किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है कल्चर बोला जाता है। यानी जीवाणु, कोई जीवाणु हमने लिया, फिर उस जीवाणु को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जिसमें उसकी वृद्धि हो गई, उसी को बोलते हैं कल्चर। जीवाणुओं की संख्या का बढ़ाना, उनको उगाना, उगाना भी बोला जाता है, क्योंकि पौधे हैं तो वर्ड यूज करता है उगाना, जीवाणुओं को उगाना ही बोला जाता है कल्चर। कृत्रिम रूप से जब यह प्रक्रिया होती है, इसे नेचुरल प्रक्रिया होती है, जीवाणु की संख्या बढ़ने का प्राकृतिक रूप से जो होता है तो वो अलग चीज़ें होती है, नेचुरल रूप से वो अपनी संख्या को बढ़ाती है। लेकिन जब इसे हम कृत्रिम रूप से एक उचित वातावरण में हम उसे कृत्रिम रूप से जीवाणुओं की संख्या का संवर्धन करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसे उगाते हैं, तो उसी को बोल दिया जाता है कल्चर बोल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बार जीवाणुओं को किसने उगाया था, आर्टिफिशियल कल्चर किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। ये भी कमाल था, क्योंकि कई सारे ऐसे जीवाणु रहे जिनका हमें रिसर्च करना है, शोध करना है, लगा कि ये जीवाणु हमारे काम की चीज़ें हैं, अच्छे जीवाणु हैं, तो इनका फिर कृत्रिम संवर्धन किया गया। कुछ हानिकारक जीवाणुओं का भी आर्टिफिशियल कल्चर किया गया ताकि उसे हम दूसरे जगह इंजेक्ट कर सकें, उनकी संख्या को बढ़ा करके हम और भी शोध कर सकें कि ये किस किस प्रकार से हानि पहुंचा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कल्चर के अंतर्गत, आर्टिफिशियल कल्चर के अंतर्गत, जैसे बोलते हैं कृत्रिम संवर्धन। तो लिखिए
इसे भी लिख लीजिए, जब प्रयोगशालाओं में उचित वातावरण प्रदान करके सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल कल्चर कहा जाता है, कृत्रिम संवर्धन कहा जाता है। तो उसे कृत्रिम संवर्धन कहा जाता है, ध्यान रखिए, यहाँ सूक्ष्म जीव वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कल्चर सिर्फ जीवाणु के संदर्भ में नहीं होता कि बैक्टीरिया कल्चर हो रहा है, ये वायरस और बाकी फंगाई और शैवालों के संदर्भ में भी चीज़ें होती है कल्चर को लेकर के, एल्गी कि इनका कल्चर किया जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ाई जा रहा है। तो जीवाणु के संदर्भ में होगा कि बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल कल्चर किया जा रहा है, मतलब वही है कि हम प्रयोगशाला में एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करें जिसमें इनकी संख्या बढ़े, तो एक से फिर वो अलग अलग तरीके से उनकी संख्याएँ बढ़ती हैं, जिसको बोलते हैं उगाना ही बोलते हैं, जीवाणु को बोला था उगाना, कि जब जीवाणुओं को उचित पर्यावरण में उगाया जाता है तो उसे हम लोग बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन कहते हैं। तो यहीं पर लिख लीजिए, इस कृत्रिम संवर्धन कहा जाता है, इसे ही कृत्रिम संवर्धन कहा जाता है, इसे ही कल्चर मीडिया भी कह दिया जाता है, कल्चर मीडिया भी कह दिया जाता है। क्लियर है ना? ये तो हो गया कल्चर, अब समझ में आ गया। कल्चर का मतलब वो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको जानने की हम लोग जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी प्रोसेस के तहत किया जाता है, बस इतना आपको जानना चाहिए कल्चर होता क्या है एक्चुअल में। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछेगा भी नहीं कल्चर को लेकर के। अगर कहीं कल्चर शब्द का इस्तेमाल जो है कि विज्ञान में अगर साइंस में होता है तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसी कल्चर की बात हो रही है, उस वाली कल्चर, हिस्ट्री वाली कल्चर की बातें नहीं हो रही, संस्कृति और सभ्यता की बात नहीं हो रही है ना, सिविलाइजेशन और कल्चर की बातें वहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है इस कल्चर की कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करें जिसमें हम सूक्ष्म जीवों की संख्या को वृद्धि कर सकें, कल्चर। इसी प्रकार होता है स्टेनिंग की प्रक्रिया, इसे हिंदी में बोलते हैं अभिरंजन बोला जाता है। तो दूसरा लिख लीजिए स्टेन मीडिया या स्टेनिंग या इसे बोलते हैं स्टेन, या इसी को बोला जाता है स्टेन मीडिया, इसको हिंदी में बोल देते हैं अभिरंजन, इसको हिंदी में स्टोन के बोलते हैं अभिरंजन, स्टेनिंग को बोलते हैं अभिरंजित, बात वही है, बस ध्यान रखिएगा अभिरंजित। जब हम जैसे जीवाणु का हम स्टेन कर लेंगे तो उसे बोलेंगे ये स्टेनिंग जीवाणु है, स्टेनिंग बैक्टीरिया है। क्या होता है स्टेनिंग का मतलब होता है डाई करना, डाई समझ रहे हैं ना, कपड़े पे कलर चढ़ाना। स्टेन भी वही है, जब सूक्ष्म जीवों के ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, कलर चढ़ा करके पहचान किया जाता है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए ढेर सारे जीवाणु हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें ढेर सारे जीवाणु हैं, सूक्ष्म है क्योंकि नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, इन्हें हमें देखना है माइक्रोस्कोप से देखना है, सूक्ष्मदर्शी से देखना है इन्हें। तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जीवाणुओं के भी कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिससे हम लोगों ने डिस्कशन किया, आगे भी मैं बताऊंगा। कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो हमें जीवाणुओं का एक स्पेशल पहचान करना होगा। कई सारे जीवाणु आकार में भिन्न होंगे, उनकी आंतरिक संरचना अलग होगी, उनका आकार अलग हो सकता है, लंबा हो सकता है, गोला हो सकता है। ये भी मैं अभी आगे चल करके डिस्कशन करूंगा, कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनके शेप्स वाइज आकार के अनुसार कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से हमें देखना है तो समझ में नहीं आता, तो कई बार क्या होता है उनको स्टेन किया जाता है, जिससे कि हम पहचान सकें कि अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के इसमें जीवाणु हैं और उनके एक प्रकार के जीवाणु को अलग किया जा सके या उनकी जांच की जा सके। लेकिन कई सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिसपे स्टेन करने पर, उन्हें रंगने पर वो रंग चढ़ता नहीं है, आगे डिस्कशन करेंगे। उस पर स्टेन का काम नहीं होता है, मतलब स्टेन वो रंगीन नहीं हो पाते रंगने पर, वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे रहते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी आंतरिक संरचना कुछ अलग होती है, इस वजह से ऐसा होता है। उसमें माना जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस वजह से कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें हो जाता है, वो कलर नहीं हो पाते। आगे डिस्कशन होगा, उसको आप समझ जाएंगे। बस यहाँ स्टेन को समझिए। स्टेन का मतलब होता है कि रंगना, डाई करना जिसे बोलते हैं। क्यों डाई करते हैं? क्योंकि हम जीवाणुओं के आकार प्रकार उनको एक अलग प्रकार से उन पर हम शोध कर सकें, उनको अलग कर सकें, जांच सकें,
जांच करने के लिए हमें क्या होता है, पहचानना होता है कौन से जीवाणु हैं, एक ही प्रकार के कितने जीवाणु हैं, एक ही आकार के कितने जीवाणु हैं, तो वो स्टेन करके ही माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच किया जा सकता है। जो लोग लैब में काम करते होंगे वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि लेबोरेटरीज में ये सारी चीज़ें होती है। जब भी जाँच वगैरह के लिए जाता है, ब्लड और बहुत सारे सैंपल्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर जो जाँच वगैरह होता है तो उसमें इस प्रक्रिया को, स्टेन को अपनाया जाता है। बैक्टीरियल फंगस वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें जब होती है तो उसमें स्टेनिंग प्रक्रिया अपना करके ही ये पता लगाया जाता है कि इसमें कौन से जीवाणु हैं और किस प्रकार का इफेक्ट दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा लिखिए इसमें स्टेन को लेकर के, इसको मैं मिटा रहा हूँ। स्टेन मीडिया लिखिए, सूक्ष्म जीवों के पहचान, सूक्ष्म जीवों के पहचान के लिए, पहचान में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना हो तो जैसे लिख लीजिए, आप समझ में आ जाए, आकार और उनका प्रकार। आकार प्रकार समझ रहे हैं, आकार मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई वगैरह ये सब चीज़ें, प्रकार मतलब टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं। जैसे हम लोग के स्पीसीज, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, जीवाणुओं में भी कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, है ना। दूध को खट्टा करने वाला अलग जीवाणु होता है, रोग फैलाने वाला अलग जीवाणु होता है। तो वही प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने प्रकार के जीवाणु हैं। आकार का मतलब होता है उनकी लंबाई और बाकी चीज़ें, साइज वगैरह को लेकर के देखा जाता है कि इनकी साइज क्या है, एक ही साइज के बैक्टीरिया हैं या अलग अलग भिन्न भिन्न साइज के बैक्टीरिया हैं। तो हमें एक ही साइज के बैक्टीरिया को अगर निकालना होगा तो फिर स्टेनिंग कर देंगे, तो एक साइज के जितने बैक्टीरिया होंगे एक विशेष कलर का हो जाएंगे, बाकी बैक्टीरिया पे कलर नहीं रहेगा। तो उस विशेष कलर के बैक्टीरिया को हम देख लेंगे कि हाँ एक ही प्रकार के हैं, तो उनकी संख्या और बाकी चीज़ें, उनके प्रभाव, इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आसानी से जाना जा सकता है। तो लेबोरेटरीज में काम करने वाले, प्रयोगशालाओं में जो काम करते हैं या लैब वगैरह में जो काम करते हैं, अक्सर जहाँ पे जांच वगैरह चीज़ें होती है तो वहाँ पे ये प्रक्रिया खूब अपनाई जाती है। तो वो लोग बड़ी आसानी से, अच्छे तरीके से इसको, चूँकि प्रायोगिक रूप पे करते हैं तो जानते हैं। तो आपको लैब में जाकर के प्रयोग नहीं करना है, इतना यूपीएससी डिमांड नहीं करता है कि आप लैब में जाकर करिए। आपको बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये प्रक्रिया होती क्या है स्टेन, तो ये कलर चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, सूक्ष्म जीवों को रंगने की प्रक्रिया होती है। तो लिखिए, सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उनको विशेष रसायनों के माध्यम से रंगने की प्रक्रिया को स्टेन कहा जाता है, यानी अभिरंजन कहा जाता है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, स्टेन ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, अभिरंजन कहा जाता है। क्यों रंगा जाता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और पारदर्शी होते हैं, इस वजह से उनको रंगा जाता है। तभी हम पहचान पाते हैं कि जो जीवाणु हैं सबका साइज बराबर है, इसमें छोटे बड़ी भी हैं, उनके प्रकार कितने हैं। तो लिखिए, स्टेन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव रंगहीन तथा पारदर्शी होते हैं। इसलिए, अच्छा हो गया ना, स्टेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव रंगहीन और पारदर्शी होते हैं। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि स्टेन करने की प्रक्रिया यही है, रंगहीन होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसे बहुत सारे रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता, सब पूरे तरीके से एक ही चीज़ें हैं, तो उसमें भी हम पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाता है। फिर उसको एक अलग पहचान देने के लिए कि हम अलग तरीके से इनको छाड़ सकें, कर सकें, तो उसके लिए फिर हम लोग स्टेन प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक चीज़ें? इसे स्टेन मीडिया भी कहा जाता है, यहाँ प्लेट पारदर्शी होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्टेन मीडिया या स्टेन कहा जाता है। लिख लीजिए, इस पूरी प्रक्रिया को स्टेन या स्टेन मीडिया भी कहा जाता है। स्टेन मीडिया भी कहा जाता है। किसने पहली बार इसे जो है कि इस प्रक्रिया को शुरू किया था? पहली बार सर्वप्रथम, ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, तो अगर ये चीज़ें आप जानते रहेंगे उस वर्ड को आप आसानी से समझ जाएंगे, अदरवाइज फिर समझ नहीं पाएंगे। वीडियोज़ वगैरह में बहुत सारे देखेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली बातें क्या हो रही थी। बातें यही हो रही है, बहुत ही आसान सी चीज़ है अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो। देखिए, लिखिए, बैक्टीरिया को अभिरंजित समझ रहे हैं ना, रंगना जिसे बोलते हैं, स्टेनिंग
अब तो समझ में आ गया स्टेन और स्टेनिंग समझ में। करने की विधि सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछता है, किसने किया था? सबसे पहले बैक्टीरिया को स्टेनिंग किसने किया या विधि किसने डेवलप की? तो ध्यान है, क्रिश्चियन ग्राम उनका नाम है। क्रिश्चियन ग्राम, ये ग्राम शब्द को आपको ध्यान रखना है ताकि आगे चल करके बैक्टीरिया दो भागों में बढ़ता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यहीं से निकल के आता है। इन्हीं क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया निकल के जाते हैं स्पष्ट तौर पे, जिनकी संरचना आंतरिक तौर पे आती है कि कौन से बैक्टीरिया पे कलर चढ़ता है, कौन से बैक्टीरिया पे कलर नहीं चढ़ता। बेसिकली यही डिफरेंस होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिस पे कलर नहीं चढ़ पाता है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पे कलर चढ़ जाता है। क्योंकि स्टेनिंग करने की प्रक्रिया क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, इसी वजह से उसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए, स्टेनिंग करने की विधि सर्वप्रथम क्रिश्चियन ग्राम ने विकसित किया था। दिख रहा है? ठीक, विकसित किया था, विकसित ठीक किया था। इसीलिए इसे ग्राम अभिरंजन भी कहा जाता है। ग्राम अभिरंजन, इसे बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, GRAM, ग्राम स्टेनिंग भी कहा जाता है। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करिए। अब यहां पे देखिए, आगे समझिए। जब बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट कलर है तथा क्रिस्टल वायलेट और कर लीजिए तथा के बजाय और पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है इसका सूत्र? केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेशियम आयोडाइड के बारे में। Kl होता है। Kl से स्टेन करने के बाद, जब बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड से स्टेन करते हैं तथा, ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद स्टेन करते हैं तथा उसके बाद जब बैक्टीरिया को एल्कोहल या पानी से धोया जाता है, ध्यान रखिएगा, धोया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया के ऊपर, कुछ बैक्टीरिया बैगनी रंग का हो जाता है। ऐसे लिखिए, ऊपर बैगनी रंग का नहीं जाता बल्कि सीधे लिखिए, बैक्टीरिया बैगनी रंग का हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाते हैं, जबकि शेष पर रंग नहीं चढ़ता है। अब आगे चल करके मैं बताऊंगा, जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ मैं डिस्कशन करूंगा कि स्टेनिंग में बेसिकली किस चीज़ का योगदान होता है, किस वजह से बैक्टीरिया पे स्टेन हो पाता है और किस वजह से बैक्टीरिया पे स्टेन नहीं हो पाता है। इसका जवाब आपको क्लियरली आगे मिलेगा। अभी बस ये ध्यान रखिए कि जब बैक्टीरिया पर कलर किया जाता है क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा, कलर करने के बाद उसको जब धोया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया बैगनी रंग के हो जाते हैं, बाकी बैक्टीरिया पे कलर नहीं चढ़ पाता है। तो बैक्टीरिया बेसिकली दो प्रकार के हो गए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कलर्ड हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कलर नहीं हो पा रहे हैं, जिन पे कलर चढ़ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के बैक्टीरिया निकल करके आता है। चूँकि स्टेन करने की प्रक्रिया क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, इसी वजह से ऐसे इन दोनों बैक्टीरियों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। जिस पे कलर हो गया ग्राम पॉजिटिव, जिस पे कलर नहीं हुआ उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, 2-3, उसे भी हम लोग लिख लेंगे ताकि दोनों में अंतर चीज़ों को समझ सकें। तो चढ़ नहीं चढ़ता है, शेष पर रंग नहीं चढ़ता है। क्यों? अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि
क्योंकि ऐसे लीजिए, स्टेन सिर्फ वही बैक्टीरिया हो पाते हैं, क्योंकि स्टेन या स्टेनिंग केवल वही बैक्टीरिया हो पाते हैं, केवल वही बैक्टीरिया हो पाते हैं जिनकी कोशिका भित्ति में पेप्टोडाइन का जाल बना होता है। ध्यान रखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके कोशिका भित्ति में पेप्टाडाइन का जाल बना होता है वो स्टेनिंग हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके कोशिका भित्ति में पेप्टाडाइन का जाल नहीं बना होता है वो कलर नहीं हो पाते, वो अभिरंजित नहीं हो पाते हैं। ठीक ना, नहीं हो पाते। ठीक है, पेप्टाडाइन का जाल बना होता है, क्या लिखा, क्योंकि स्टेनिंग केवल वही बैक्टीरिया हो पाते हैं जिनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाडाइन का जाल बना होता है। ठीक, राइट, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसी में लिख लीजिए पैराग्राफ से कि जिस या जिन बैक्टीरिया का रंग बैगनी हो जाता है उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव को लिखा जाता है ऐसे, ग्राम ब्रैकेट में पॉजिटिव, इस तरीके से। उसे क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया कहा जाता है तथा जिस पर रंग नहीं चढ़ता उसे ग्राम निगेटिव कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप लोग खूब करते हैं, प्रतिजैविक का, उससे जुड़ा हुआ है ये बैक्टीरिया। तो थोड़ा सा लिख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए, एक तरफ लिख लीजिए ग्राम पॉजिटिव लिख लीजिए, और इधर लिख लीजिए ग्राम नेगेटिव। दो अंतर प्रमुख है, खूब अच्छे तरीके से जान लीजिए। प्रश्न यूपीएससी में, आईएएस में पूछा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेकर। कई बार जब हमें रोग होता है, खासतौर से बैक्टीरिया वाले जब रोग होते हैं, तो एंटीबायोटिक खूब डॉक्टर भी चलाते हैं, दवाई लोग चलाते हैं कि एंटीबायोटिक आप लीजिए। लेकिन ये एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया पर असर नहीं करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, फिर ऐसे रोगों में एंटीबायोटिक चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो हर रोग में आपको एंटीबायोटिक चला देते हैं कि लीजिए एंटीबायोटिक। जुकाम हो गया, जुकाम में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। सर्दी खांसी हो गया, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो एंटीबायोटिक आप लेंगे तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं उसमें सर्दी जुकाम में भी आप जाते हैं दवा लेने के लिए, तो उसमें भी एंटीबायोटिक लगा के दे देते हैं, कोई काम नहीं करता। तो पहला अंतर है कि दोनों, एक ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। सेल वॉल क्या होती है? मोटी होती है। इसका सेल वॉल क्या होता है? पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरा होता है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इन पर एंटीबायोटिक असर नहीं करता है। ध्यान लिख लीजिए, ये एंटीबायोटिक, इसे बोलते हैं प्रतिजैविक। हिंदी में भी लिख दूं यहाँ पे, एंटीबायोटिक के लिए कम प्रतिरोधी होता है, ध्यान रखिए। अर्थात यह एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक को बोलते हैं प्रतिजैविक। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा एंटीबायोटिक
के बारे में डिस्कशन करूँगा। एंटीबायोटिक क्या होता है यहाँ समझिए। प्रतिरोधी का मतलब एंटीबायोटिक जब लिया जाता है तो कम प्रतिरोधी का मतलब होता है कि उसका विरोध करने की क्षमता कम होती है। एंटीबायोटिक दवाई लेंगे तो उसका विरोध नहीं कर पाएगा, तो नष्ट हो जाता है, ये कमजोर होता है उसके सामने। इसलिए मैंने लिख दिया ये कम प्रतिरोधी होती है। ये थोड़ा टर्म्स में इसलिए लिखवाया, जानबूझ करके मैंने इसे लिखवाया है। मैं चाहता तो मैं ये वाला लिखवा देता कि एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाते हैं। ये इसलिए लिखवाया है कि यूपीएससी में इस तरीके की चीज़ें पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कम प्रतिरोधी होती है या प्रतिरोधी होती है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में क्या मतलब है। कम प्रतिरोधी का मतलब जिसमें विरोध करने की क्षमता कम हो। एंटीबायोटिक लेते ही अगर बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक का विरोध करने की क्षमता कम होगा तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर विरोध करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो नष्ट नहीं होगी, वो पड़ी रहेगी। क्या कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, ध्यान रखिए, बस यही है। इसलिए मैंने इस टर्म्स को लिखवा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे आप समझ लीजिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे रोग जो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, ऐसे रोगों में अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो फायदेमंद होगा, ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक उसे नष्ट कर देगा, उस रोग में हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे रोग जो हमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, अगर उसमें हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये तीनों ऐसे रोग हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, इसलिए ऐसे रोग में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो इसमें दो अंतर हो गया ना, बस दो अंतर खूब विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अंतर तो और भी है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बस ये दो चीज़ें ध्यान रखिए। लिखिए, ये एंटीबायोटिक बायोटिक के लिए अधिक प्रतिरोधी होती हैं, अधिक प्रतिरोधी होती हैं, प्रतिरोधी होती हैं, अर्थात ये एंटीबायोटिक से प्रतिजैविक से नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता, एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आइए, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लियर हो गया। क्या होता है, अगर कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, समझिए स्टेनिंग प्रक्रिया को लेकर के बांटा गया, क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम ने स्टेनिंग को विकसित किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम पे इस बैक्टीरिया को दो भागों में बांट गया। ऐसे बैक्टीरिया जिन पे कलर्ड हो जाए, मैंने ऊपर से लिखवा दिया, नहीं लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग, स्टेनिंग हो सकती है, ये स्टेनिंग नहीं होती है। यहाँ पे तीसरा नंबर पे लिखना हो तो लिख लीजिए। अभिरंजित हो सकते हैं ये, यानी इनको रंगा जा सकता है, अभिरंजित हो सकते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिए ये अभिरंजित नहीं होते, अभिरंजित नहीं होते। ठीक, चलिए यहाँ तो हो गया। अब बैक्टीरिया के बारे में कुछ और चीज़ें जानी। ये वाला यहाँ पे सेक्शन ये बंद कर लीजिएगा, ये जो है इस बॉक्स को आप बंद कर लीजिएगा। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे इतना ही हम लोगों को जानना है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब जो लिखवा रहे हैं हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कॉमन चीज़ें, सामान्य तौर पे, यानी सभी बैक्टीरिया पे जो लागू होता है। देखिए, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ध्यान दीजिए, दो ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो अन्य कहीं नहीं पाया जाता। अन्य कहीं नहीं पाने का मतलब और किसी भी जीव में नहीं पाया जाता, सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। दो विशेष ऐसे रसायन जो अन्यत्र किसी अन्य सूक्ष्म जीव में नहीं पाया जाता है, दो रसायन। तो लिख लीजिए यहाँ पे, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति क्या है आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। आप लोग सामान्यतः इस नाम सुने होंगे आप लोग, कक्षा 8th 9th 10th वगैरह में भी सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कोशिका वगैरह को लेकर के। हालांकि उतना डीप नहीं होता है वहाँ पे, और उस उम्र में बच्चों के पास इतना माइंड नहीं होता, डेवलप होता है कि वो चीज़ों को उतनी गहराई से समझ सके। गहराई से तो अब समझना होता है आप लोगों को, ये चीज़ें कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको अब डीपली अध्ययन करना होता है, तो एक एक चीज़ें समझ में आता है। शुरू में लोग रटते हैं लेकिन अब आप समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो लिख लीजिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे बोलते हैं हम लोग। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में दो ऐसे अनोखे रसायन पाए जाते हैं, अनोखे रसायन पाए जाते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता,
देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, जो कहीं और देखने में, कौन से दो रसायन है याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक को बोलते हैं NAG नाग, NAG नाग बोला जाता है। दूसरे को बोलते हैं नाम, NAM। देखिए फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं N-एसिटाइल, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ग्लूको SAMINE, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, GLUCOSAMINE, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एक रसायन हो गया जो कहीं नहीं मिलता, बैक्टीरिया में मिलता है। दूसरा है N-एसिटाइल, N-एसिटाइल मर्मिक एसिड, MURMIC, मर्मिक एसिड। ध्यान रखिए, ये दो ऐसे रसायन हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं। नाम और नाक के नाम से याद रखिएगा, N-एसिटाइल ग्लूकोसाइम और N-एसिटाइल मर्मिक एसिड। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट लिखिए, इसमें नहीं, अगला पॉइंट होगा, लिखिए प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो लिखिए ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। अच्छा ध्यान रखिए, मैंने बताया था ना कि साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BAG बोलते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन BGA बोलते हैं, एल्गी, नील हरित शैवाल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्लैश दे करके, आप भी लिख लीजिएगा, नील हरित शैवाल। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ शैवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आगे। एक्चुअल में नील हरित शैवाल के बहुत जो गुण हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया के पाए जाते हैं, इस वजह से बैक्टीरिया की श्रेणी में रख लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो नील हरित शैवाल ये है शैवाल, लेकिन बैक्टीरिया के गुण मैक्सिमम होने की वजह से इन्हें बैक्टीरिया ही मान लिया जाता है। बाद में पाया गया कि एक्चुअल में ये शैवाल है, लेकिन होते क्या है बैक्टीरिया। ये पहला ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है धरातल पे, फर्स्ट जीव है ऐसा। तो कहते हैं कि ऐसे जीवाणु जिसमें जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, उसमें पौधों की भांति, जो सामान्यतः आज हम पौधे देखते हैं ना, उसमें पौधों की भांति क्लोरोफिल A और B, दो प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, वो नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नील हरित शैवाल जैसे संश्लेषण करते हैं, नील हरित शैवाल जैसे ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जैसे संश्लेषण करते हैं उनमें, अब ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, उनमें हरे पौधों की भांति, उनमें हरे पौधों की भांति क्लोरोफिल A एवं B नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल A एवं B नहीं पाया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसे बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि बैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल A और B होता है तो नहीं होता है, उसके जगह पे दो में से कोई एक होता है, या तो उसे बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये नाम याद रखिएगा, यही चीज़ें पाई जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए जोसेफ लिस्टर ने, एक वैज्ञानिक हैं जोसेफ लिस्टर, ने रोगाणु सिद्धांत के आधार पर, रोगाणु यानी जर्म थ्योरी, रोगाणु सिद्धांत के आधार पर
एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया, एंटीसेप्टिक सिद्धांत, एंटीसेप्टिक थ्योरी जिसे बोलते हैं प्रतिरोधी सिद्धांत या प्रतिरोधी मत जिसे बोला जाता है, प्रतिरोधी मत, प्रतिरोधी मत, एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया, प्रतिरोधी मत दिया और इसी आधार पर ही ध्यान रखिएगा। अब प्रतिरोधी मत क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रतिरोधी मत का मतलब होता है, पहला आया जर्म थ्योरी है, ध्यान रखिए, जर्म थ्योरी के अपोज में है, उसी आधार पर दिया गया। जर्म थ्योरी क्या है? जर्म थ्योरी और एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक थ्योरी दोनों को समझ लीजिए अच्छे से। इसी के बेस पे ये आया। अगर ये नहीं होता, जर्म थ्योरी नहीं होता, तो शायद एंटीसेप्टिक थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती या नहीं होता। जर्म थ्योरी क्या कहता है कि जो भी कोई भी रोग है, ये रोग चाहे मानव में हो या पादप में हो, ध्यान रखिए, पौधों में हो चाहे मनुष्यों में हो, रोग का कारण कोई न कोई सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव में जीवाणु भी हैं। तो पता चला कि कई रोग ऐसे हैं जिनका कारण क्या है? जीवाणु है। ये जर्म थ्योरी से रॉबर्ट कोच ने इसे प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसे जो है कि सिद्ध कर दिया। जबकि जर्म थ्योरी दिया किसने? लुई पास्चर ने दिया, जिसने बताया कि रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, पादपों में और मनुष्यों में। रॉबर्ट कोच ने उसे प्रयोग करके सिद्ध कर दिया और बता भी दिया कि फला रोगों के कारण ये जीवाणु है। तपेदिक हैजा कालारा जिसे रोगों के कारण जीवाणु होते हैं, कौन से जीवाणु होते हैं ये भी बता दिया। जब ये पता चल गया कि रोगों का कारण जीवाणु है, तो उसी में आया एंटीसेप्टिक थ्योरी, जो बताया है कि यदि हम जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दें, समाप्त तो नहीं हो सकता पूरी तरीके से, जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, जीवाणुओं को निष्क्रिय कर सकते हैं, पूरी तरीके से इनएक्टिव कर सकते हैं, काम ही करना न बंद कर दें, उनकी विकास की गति को पूरी तरीके से रोक दिया जाए, धीमा कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जीवाणुओं के प्रतिरोधी हो जाएगा। जीवाणु के प्रतिरोधी हम लेकर के आए, जो जीवाणुओं को क्या कर दे? निष्क्रिय कर दे, उसके विकास की गति को एकदम स्लो कर दे, एकदम धीमा कर दे। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि हम जो है कि जीवाणुओं से सुरक्षा पा सकते हैं, कई सारे रोगों से, बाकी चीज़ों से। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई जो है कि कहीं कट गया, तो वहाँ तुरंत जीवाणु आ जाता है, तो उस पर हम कुछ ऐसी चीज़ें लगा दें कि जीवाणु अगर हैं भी वहाँ पे हानिकारक जीवाणु, तो निष्क्रिय हो जाए, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसानी से, जल्दी से सही हो जाएंगे। कट गया कहीं या कुछ चोट लग गया या कोई ऐसा रोग हो गया, तो उस पर अगर हम इस तरीके के काम करते हैं, तो जीवाणु जो ही निष्क्रिय हुआ तो वो सही हो जाएगा। तो यही है वैज्ञानिक जोसेफ लिस्टर, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। उन्होंने दिया एंटीसेप्टिक थ्योरी। इन्होंने बता दिया कि अगर कारण जीवाणु है तो हम जीवाणुओं को निष्क्रिय कर सकते हैं, उनके विकास की गति को धीमा कर सकते हैं। तो विकास की गति को धीमा कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। जो कहीं कट गया, चोट लग गया, तो उस पर हम लगाएं, अगर हानिकारक जीवाणु हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लगा देंगे तो वो धीमा हो जाएगा। फिर हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे सर्जरी, ऑपरेशन अगर हमें काट के करना हो, तो वहाँ तुरंत हानिकारक जीवाणु आ जाएंगे। तो सर्जरी अगर करना है तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उस पर हानिकारक जीवाणु ना आए। इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाने से पहले इस तरीके की चीज़ें, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हानिकारक जीवाणु हैं निष्क्रिय हो जाए, वहाँ से उनके विकास की गति धीमा हो जाए। जब एंटीसेप्टिक थ्योरी आता है, इसी थ्योरी के आधार पर ही सर्जरी का कॉन्सेप्ट आता है। सर्जरी कॉन्सेप्ट तभी संभव हो पाया जब एंटीसेप्टिक थ्योरी आता है, जब बताया गया यानी सर्जरी करेंगे, हम काटेंगे, जाहिर सी बात है, सर्जरी अगर हम करते हैं कहीं भी बॉडी में, तो वहाँ पे हानिकारक जीवाणु आएंगे ही आएंगे, और हानिकारक जीवाणु आएंगे तो फिर उस बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे। नुकसान पहुँचाने का मतलब, सीधा सा मतलब होगा कि घाव बन जाएगा, सही नहीं होगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी था कि हम जीवाणुओं की विकास को एकदम धीमा कर दें, उनको निष्क्रिय कर दें, तो हम सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी करने के बाद वो घाव जल्दी से सही भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हानिकारक जीवाणु निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो जोसेफ लिस्टर साहब भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्जरी किया, पहली बार पैर की सर्जरी उन्होंने किया था एक लोगों का। और ये सर्जरी तभी संभव हो पाया जब एंटीसेप्टिक थ्योरी आता है, जब ये पता चलता है कि हाँ, हम जीवाणुओं के विकास को धीमा कर सकते हैं, जीवाणुओं के विकास की गति को मध्यम कर सकते हैं, जीवाणुओं को निष्क्रिय अवस्था में पहुंचा सकते हैं। ये बातें हो गई कि हम बाहरी तौर पे हम जीवाणुओं को निष्क्रिय कर सकते हैं, उनकी गति को धीमा कर सकते हैं। जब धीमा और निष्क्रिय कर सकते हैं, इसका मतलब अब जीवाणु हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कुछ भी कट पीट जाता है तो वहाँ हमें फिर हानि नहीं होगा, वो चीज़ें खराब नहीं होंगी। खराब नहीं होंगी तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। तो सर्जरी संभव हो पाया, सर्जरी कर दिया गया। सर्जरी करने से पहले पूरे साफ किया जाता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जीवाणु रहित किया जाता है, उनकी निष्क्रिय कर दिया जाता है वहाँ पे,
उनके विकास की गति को धीमा कर दिया जाता है। तो जो भी सर्जिकल जो है कि उपकरण होते हैं, आप देखिए सर्जिकल उपकरण को सर्जरी कक्ष में ले जाने यानी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उसको पूरी तरीके से जो है कि एंटीसेप्टिक का प्रयोग करके जीवाणु रहित किया जाता है, ताकि जीवाणुओं से वो साफ हो जाए, उनकी जीवाणु या तो निष्क्रिय हो जाए या उनकी गति पूरी तरीके से धीमी हो जाए, फिर उसी से सर्जरी किया जाता है। तो सर्जरी तभी संभव हो पाया जब एंटीसेप्टिक थ्योरी आई, और एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दिया? जोसेफ लिस्टर साहब ने दिया। और जोसेफ लिस्टर साहब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑपरेशन भी किया, पहला शल्य सर्जरी किया इन्होंने, समझ रहे हैं ना। चलिए शल्य चिकित्सा लिखिए क्या है, एंटीसेप्टिक थ्योरी, प्रतिरोधी मध्य। अच्छा, रोग का कारण जीवाणु। अच्छा, इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। रोग का कारण सूक्ष्म जीव, कई से रोग हैं जो जीवाणु के कारण होते हैं। तो एंटीसेप्टिक थ्योरी क्या कहता है? देखिए इन्होंने क्या कि ये कहता है कि जीवाणु के विकास को, जीवाणु के विकास को धीमा या समाप्त किया जा सकता है, जिससे संक्रमण के खतरा को टाला जा सकता है, टाला जा सकता है। कई सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पे, जैसे आप लोगों को पता होगा एल्कोहल भी यूज किया जाता है। एल्कोहल, ध्यान रखिएगा, ये एंटीसेप्टिक जीवाणु के रूप में ही काम आता है। ये मत समझिए कि इससे वायरस और बाकी चीज़ें चली जाएंगी। जीवाणु के लिए विशेष रूप से जीवाणु मैंने बताया हर जगह पाए जाते हैं। जीवाणु आपके बॉडी में भी पाया जाता है, दुनिया मतलब बहुत सारी चीज़ें, हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत सारे जीवाणु लाभदायक जीवाणु है, हमारे आंतों में भी पाया जाता है जीवाणु जो लाभदायक जीवाणु है, लेकिन बहुत सारे जीवाणु हानिकारक होते हैं। मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें भी जीवाणु होंगे ही होंगे। तो एंटीसेप्टिक थ्योरी क्या कहता है कि जीवाणुओं की गति को धीमा कर दिया जाए, उसके विकास को धीमा कर दिया जाए या निष्क्रिय कर दिया जाए, जिससे क्या होता है संक्रमण होने का खतरा कट जाएगा। अगर हम सर्जरी करते हैं, काटपीट करते हैं, तो अगर हम सर्जरी ऐसे उपकरण से कर देते हैं जिसमें जीवाणु होंगे तो वहाँ पे संक्रमण हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ने लगेगा। तो इस वजह से सर्जरी तभी संभव हो पाया जब एंटीसेप्टिक थ्योरी लाया गया। तो इसमें एल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा आयोडीन। इसके अलावा क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, क्लोरीन, फिनाल का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे बोलते हैं फिनोल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, जर्म थ्योरी और एंटीसेप्टिक थ्योरी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। जर्म थ्योरी आया तभी जाकर के एंटीसेप्टिक थ्योरी है। जर्म थ्योरी ने सिद्ध कर दिया कि कई सारे रोगों के कारण जीवाणु हैं, तो उसी के विकास के क्रम में, यूँ कह सकते हैं हम लोग, अपोजिट तो संभव नहीं है, हम बोलेंगे उसी के विकास के क्रम में आगे चल करके एंटीसेप्टिक थ्योरी आ गया कि जीवाणु के कारण कई सारे रोग होते हैं, यानी जीवाणु पाए जाते हैं हर जगह पे। तो एंटीसेप्टिक थ्योरी आ गया कि जीवाणु के विकास को हम रोक दें या जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दें। जब जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देंगे, जितने भी उपकरण हैं काटपीट करने वाले हम उससे जीवाणु से निष्क्रिय कर सकते हैं, फिर हम चिकित्सा में सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी करेंगे तो संक्रमण होने की खतरा से हम बच जाएंगे। इसी वजह से आज जितने भी ऑपरेशन होते हैं, काटपीट जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ पे एंटीसेप्टिक का प्रयोग करके जो भी उपकरण होते हैं उनको जीवाणु रहित किया जाता है, ध्यान रखिए। और बाकी जगह जहाँ भी होता है उसे भी जीवाणु रहित करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि संक्रमण फिर होने का खतरा टल जाता है और व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे के आधार प्रतिरोधी मत दिया, और इसी आधार पर ही इन्होंने कार्बोनिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग करते हुए ध्यान, डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1865 को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, पहली बार, सर्वप्रथम, पहली बार क्या, 65 को सर्वप्रथम शल्य क्रिया, प्रतिरोधी शल्य क्रिया, इसे लिख लीजिए, सर्वप्रथम प्रतिरोधी शल्य क्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, शल्य क्रिया किया था।
तो पहला ऑपरेशन कब होता है? 1865 में, डेट 12 अगस्त 1865 को पहली बार ऑपरेशन किसने किया था? इन्हीं साहब ने किया था, जोसेफ लिस्टर ने किया था। क्यों संभव हो पाया ऑपरेशन? क्योंकि एंटीसेप्टिक मत आ गया था, जिससे हम उपकरण और बाकी चीज़ों को जीवाणु रहित कर सकते थे। तो इस वजह से शल्य क्रिया संभव हो पाई। इन्होंने पैर का ऑपरेशन किया था, लिखना हो तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पैर का ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन किया था। अब इसमें क्या था? जो कार्बोनिक अम्ल है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कार्बोनिक अम्ल, एक्चुअल में ये कार्बोनिक अम्ल क्या था? एक एंटीसेप्टिक एजेंट था, एंटीसेप्टिक एजेंट था, प्रतिरोधी एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। इसी ने जीवाणु रहित कर दिया। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, लिखिए, इन्होंने कार्बोनिक अम्ल को एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में प्रयोग किया था। एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में प्रयोग किया था। अच्छा, एंटीसेप्टिक थ्योरी को मैं 2 लाइन में लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने समझा दिया, इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, दोनों मैंने जोड़ दिया है कि जर्म थ्योरी और एंटीसेप्टिक थ्योरी। जर्म थ्योरी भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है, क्या होता है जर्म थ्योरी। एंटीसेप्टिक थ्योरी यहाँ मैंने बता दिया, 2 लाइन में यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एंटीसेप्टिक थ्योरी, ताकि एंटीसेप्टिक लिखेंगे तो यहीं पे मैं एंटीबायोटिक भी बता दूंगा, प्रतिजैविक भी बता दूंगा यहीं पे। तो लिखिए एंटीसेप्टिक थ्योरी, हेडिंग रहेगा एंटीसेप्टिक थ्योरी। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, समझा दिया हूं, बस लिख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रतिरोधी रसायन, है ना, एंटीसेप्टिक एजेंट जिसे बोलते हैं, प्रतिरोधी रसायनों के द्वारा, ऐसे कर लीजिए, रसायनों के द्वारा समाप्त या रोका, समाप्त, हालांकि पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है, लेकिन लिखिए रसायनों द्वारा समाप्त, उनको, उनकी गति को धीमा या रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। अब सूक्ष्म जीव में सब आ जाएगा, जीवाणु विषाणु वगैरह सब कुछ आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा गया कि जो एंटीसेप्टिक रसायन होते हैं वो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देते हैं, उनकी धीमा कर देते हैं। हालांकि पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बल्कि यहाँ पे समाप्त वर्ड खत्म ही कर दीजिए, नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा। रसायनों के द्वारा उनकी गति को धीमा या रोका जा सकता है, ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा सही है। समाप्त हटा दीजिए, क्योंकि लिखा रहेगा समाप्त, आपके दिमाग में वही जाएगा कि समाप्त। समाप्त अगर करना होता तो दुनिया भर के जितना जीवाणु विषाणु हैं सबको समाप्त कर दिया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी गति को, विकास की गति को धीमा कर सकते हैं, उनको हम निष्क्रिय कर सकते हैं। यानी ऐसी अवस्था हम कर देंगे कि जैसे लगेगा कि मर चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था कि मरे नहीं होते हैं, जब भी किसी होस्ट के द्वारा जुड़ते हैं तो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें एक्टिव हो सकते हैं उसे बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। अभी निष्क्रिय में फिर बाद में एक्टिव हो जाएंगे, तो रोका जा सकता है, हाँ, रोका जा सकता है। इसे ही एंटीसेप्टिक थ्योरी कहा जाता है, एंटीसेप्टिक थ्योरी कहा जाता है। इसी पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सर्जरी के दौरान, ताकि आप जोसेफ लिस्टर को जोड़ लीजिए यहाँ पे। सर्जरी के दौरान संक्रमण को कम या समाप्त करने के लिए प्रतिरोधी का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे अल्कोहल। 3-4 चीज़ याद रखिएगा, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा जो क्लोरीन, आयोडीन का भी प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, आयोडीन, ETC, शायद प्रश्न पूछा भी गया है।
कि एंटीसेप्टिक के तौर पे निम्न में से किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। तो जिसमें एक ऑप्शन आयोडीन का था। लोगों को लगता था आयोडीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और आयोडीन लोगों ने मार के चलाया, लेकिन आयोडीन किया जा सकता है। इसमें एल्कोहल था, क्लोरीन था, फिनॉल था, आयोडीन था। अगर इसमें आप देखा जाए, पूछा जाए कि नहीं किया जा सकता, तो आपको लगेगा कि एल्कोहल तो ठीक होता है, क्लोरीन भी आप लोगों को पता है होता है, फिनॉल भी आप लोगों को पता है होता है। आयोडीन को लेकर के कन्फ्यूजन होगा, आप लोग लगेगा आयोडीन नहीं होगा, यही मार के चलाएंगे। जबकि था कि आयोडीन का इस्तेमाल भी एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है, रोगाणु नाशक के तौर पर किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब यहीं पे लिख लीजिए एंटीबायोटिक क्या होता है, प्रतिजैविक। तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। यहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अभी हम लोगों ने किया है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक मैंने बताया, जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात हो रही थी तो वहाँ मैंने बताया था एंटीबायोटिक शब्द का मैं इस्तेमाल किया था। एंटीबायोटिक दवाएं भी खूब इस्तेमाल की जाती हैं, यूज किया जाता है, तो वही एंटीबायोटिक की बात हो रही थी। इसमें लिख लीजिए, लिखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऐसा रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता या कम करता है या बैक्टीरिया को मार देता है, उससे प्रतिजैविक कहा जाता है। प्रतिजैविक कहा जाता है। ध्यान रखिए। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक किससे बोलते हैं आपको पता हो गया। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा निकले हुए रसायन से तैयार किया जाता है एंटीबायोटिक, जो भी बनाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना, उसे कम कर देना, बैक्टीरिया को मार देना। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक शब्द का पहली बार प्रयोग S.A. वाक्समैन ने किया था, ध्यान रखिएगा। और जो पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी उसे बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये प्रश्न खूब पूछता है, जिसका नाम था पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन काम क्या करता है? अच्छा, पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया था वो कवक के द्वारा प्राप्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन एक कवक के द्वारा प्राप्त किया गया था, कवक से बनाया गया था। पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो कवक से बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं नोट करवाऊंगा। ये जो पेनिसिलिन था ये करता क्या था कि बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती थी, मैंने लिखा है वहाँ पे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी कम होती है, नष्ट हो जाती है एंटीबायोटिक से। तो ये जो पेनिसिलिन क्या करता था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, उसके निर्माण को रोक देती है, उसका निर्माण ही नहीं हो पाता। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका वृद्धि रुक जाता है, उसका विकास रुक जाता है। जब विकास रुक जाता है तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो एक्चुअल में पेनिसिलिन क्या करता था कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनके कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया को बंद कर देती थी, रोक देती थी। कोशिका भित्ति सेल वॉल बन ही नहीं पाता था और सेल वॉल न बनने के कारण धीरे धीरे उसका वृद्धि विकास रुक जाता था और बैक्टीरिया समाप्त हो जाती थी। मैंने क्या बताया कि एंटीबायोटिक का काम ही वही है कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना, उन्हें कम करना या उन्हें समाप्त कर देना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी एंटीबायोटिक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मजीवी द्वारा उत्पादित रसायनों से ही बनाए जाते हैं। और ये सूक्ष्मजीवी कुछ भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कई सारे एंटीबायोटिक जीवाणुओं द्वारा भी बनाए जाते हैं, जीवाणुओं द्वारा उत्पादित रसायन के द्वारा भी बनाया जाता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जीवाणुओं को मारने वाला रसायन जीवाणु से ही बनाया जाता है। ड्रग, जीवाणुओं को मारने वाला जो ड्रग है जीवाणु द्वारा उत्पादित रसायन से बनाए जाते हैं। मैं 2-3 नाम भी लिखवाऊंगा, आप लोगों को लिखवा दूंगा ताकि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंटीबायोटिक जीवाणुओं के द्वारा भी तैयार किया जाता है, कवक के द्वारा भी तैयार किया जाता है, आगे चल के देखेंगे शैवालों के द्वारा भी तैयार किया जाता है। कई सारे सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन काम क्या होता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना, उन्हें कम करना या उन्हें समाप्त कर देना। तो आइए इसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक शब्द का पहली बार प्रयोग, एंटीबायोटिक शब्द का पहली बार प्रयोग S.A. वाक्समैन ने किया था।
वाक्समैन ने किया था। ठीक, पहला जो एंटीबायोटिक था उसका निर्माण किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो लिखिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये प्रश्न खूब पूछा जा चुका है, खूब पूछता है। अब थोड़ा सा डीप में जाएगा और पूछेगा ये जो पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था किससे बनाया गया था? कवक से बनाया गया था, बैक्टीरिया से, जीवाणु से बात आप इसको बताना है किससे बनाया गया था, उसका नाम क्या था जिससे बनाया गया था, इसका काम क्या था। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख लीजिए। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन, जिसका नाम पेनिसिलिन था। इसको स्पेलिंग होता है PENICILLIN, पेनिसिलिन था, जिसका नाम पेनिसिलिन था। इसे एक कवक के द्वारा प्राप्त किया गया था या बनाया गया था, जिसका नाम, किसका नाम? इस कवक का नाम, ध्यान रखिएगा। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा कि ये एंटीबायोटिक है जो जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है, उनके विकास की गति को धीमा कर सकता है या रोक सकता है। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे प्राप्त किया था या किससे बनाया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक के द्वारा। तो उस कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम था, ध्यान रखिएगा। तो उस कवक का नाम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। इसको इंग्लिश में मैं लिख दूँ नाम, पेनिसिलियम, PENICILLIUM, पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये काम क्या करता था? इसका काम था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देना। लिखिए, इसका काम था, लिखिए, यह ग्राम पॉजिटिव, अब तो आप समझ पा रहे होंगे ग्राम पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी क्या होता है ग्राम पॉजिटिव। एक्चुअली आपके दिमाग में घुस गया होगा ग्राम पॉजिटिव क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन को जिस समय पेनिसिलिन की खोज की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज की, तो एक प्रकार की क्रांति थी मेडिसिन में कि ऐसी चीज़ें खोजी गई है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक सकती है, बैक्टीरिया को जो है कि मार सकती है, समाप्त कर सकती है। इसी वजह से पेनिसिलिन को वंडर ड्रग कहा गया। वंडर ड्रग मतलब आश्चर्यजनक दवा माना गया, आश्चर्यजनक दवा। तो रोक बैक्टीरिया की वृद्धि को रुक जाती है। चूंकि पेनिसिलिन की खोज ने चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में, ऐसे लिख लीजिए, चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति की तरह आया। चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति की तरह आया और लोगों को चौंका दिया। यानी कि ऐसी चीज़ भी आ गई कि हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। एक प्रकार से क्रांति था, लोग चौंक गए इस चीज़ को ध्यान करके, ये भी चीज़ें हैं, इसीलिए इसे वंडर ड्रग बोलते हैं, चौंका दिया। इसीलिए पेनिसिलिन को आश्चर्यजनक दवा इसे बोलते हैं वंडर ड्रग। आश्चर्यजनक दवा भी
कहा जाता है। ये प्रकार का वंडर था, होता नहीं कि लोग चौंक जा रहे, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो पेनिसिलिन ने यही काम किया था, लोग डॉक्टरों को चौंका दिया कि एक्चुअल में ये क्या है। इससे हम बैक्टीरिया की वृद्धि विकास को रोक करके कई सारे रोगों से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे रोगों के प्रति हम जो है कि असिक्योर हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। इसीलिए इसे वंडर ड्रग का खिताब दे दिया गया है पेनिसिलिन को। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये जो पेनिसिलिन है, व्यापारिक स्तर पर अगर हम देखें, ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक से प्राप्त किया जाता है। तो यहीं पे पैराग्राफ में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पोस्ट दे IAS वगैरह में खासतौर से लिखिए। वर्तमान में पेनिसिलिन को पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक कवक से व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है ना। यानी व्यापारिक स्तर पर हम लोग अभी जो पेनिसिलिन आज जो हमें मिलेगी वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक कवक से प्राप्त होता है। हालांकि कवक से शुरू में भी मिल रहा था पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है किससे प्राप्त होता है? कवक से ही प्राप्त होता है। ये नाम याद रखिएगा, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। उधर क्या था जो शुरू में मिला गया, पहला एलिनर फेनिन में खोजा था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। यह था पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक, प्राप्त किया जाता है। अब लिखिए, कई सारे एंटीबायोटिक्स या कुछ एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं द्वारा भी क्या लिखेंगे, जीवाणुओं द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं 2-3 लिखवा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक जीवाणु से भी मिलता है। जीवाणुओं को रोकने वाला जीवाणुओं से ही मिलता है। घर का बेदी लंका ढाई वाला है ना, वही चीज़ें यहाँ पे चलता है। जैसे नियोमाइसिन, नाम सुने होंगे दवा का आप लोग, नियोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक का नाम है। किससे प्राप्त होता है? ये कौन से जीवाणु से? मैंने बताया जीवाणुओं द्वारा। इधर मैं नाम लिखा जीवाणु द्वारा, लिख लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। एक और लिख लीजिए एरिथ्रोमाइसिन। नियोमाइसिन है ये, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक का नाम है। जो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस, यही रहेगा पहला, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस नामक जीवाणु से। एक और एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन, ये भी नाम सुने होंगे आप लोग, टेरामाइसिन। ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूरा ही लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस है। बस आपको ये वाला नाम जरूर याद रखना है, एरिथ्रियस, रिमोसस और फ्रेडी नामक जीवाणु से। एक और लिखना हो तो लिख लीजिए। एक और एंटीबायोटिक है सब्लिटिटिस जिसे बोलते हैं, सब्लिटिलिन सॉरी ऐसे रहेगा, सबटिलिन, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, सबटिलिन, राइट, ध्यान रखिए। ये भी एक एंटीबायोटिक है, सबटिलिन। ये प्राप्त होता है बेसिलस, सबटिलिन है ना, मैं यहाँ लिखूँ,
देखिए ये प्राप्त होता है बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु से, क्लियर है यहाँ पे। चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं हम लोग एक पार्ट। अब अगले लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया की जो फीचर हैं, विशेषता हैं, वो देखेंगे। 3-4 विशेषताएं हैं। फिर बैक्टीरिया जो सेल है उसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के बाद उनमें जनन कैसे होता है वो देखा जाएगा, जनन की प्रक्रिया। फिर लाभदायक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाए। अगले लेक्चर में तो मान के लिए 2 लेक्चर और रहेगा जिसमें बैक्टीरिया पूरा एंड होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।